एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस सीआर इंटरनेशनल स्कूल में स्वागत है। आज हम आपके साथ मिलकर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये आपके पॉलिटिकल साइंस की बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो शुरुआत होती है एक नेपाल, जो कि भारत के उत्तर में एक छोटा देश है, उससे हमको, हमारे स्टूडेंट्स को एक समझाने की कोशिश की है कि मोनार्की सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। नेपाल के अंदर 1990 में वहां पर राजतंत्र था, राजा का शासन था, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी राजा ही चुनता था, प्रजा का कोई रोल नहीं था। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अपने आप में एक, कह सकते हो कि राजा की इच्छा के अनुरूप अत्याचारी, जिसके अंदर जो प्रजा है वो अपने मिनिस्टर्स को नहीं चुन सकती थी। अंत में 2006 में जो उनके संघर्ष जो नेपाल के लोगों ने किया, उनका परिणाम उनको मिला और 2006 के ऑनवर्ड वहां पर प्रजातंत्र आया। प्रजातंत्र में जो देश की जनता है, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, वो अपने जो नेता हैं, जो देश के ऊपर शासन करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। और इसी तरह से आज नेपाल में प्रजातंत्र है। तो भारत के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स का शासन भारत के अंदर लगभग 200 साल के लगभग रहा, और 20th सेंचुरी के अंदर इस संघर्ष का जो परिणाम रहा, उसके परिणाम स्वरूप एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह सकते हो, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी देश के लिए कानून बनाना, देश के लिए इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसका निर्माण हुआ। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वो मुख्य रूप से लीडर्स थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए, जिनका काफी कंट्रीब्यूशन था, और जो संघर्ष चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया के लिए, आजादी के लिए, उसी पीरियड में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स रहे, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, ये तय कर लिया था जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरह का होने वाला है। देश के अंदर प्रजातंत्र होगा, इनका सपना था। जो देश के एलिजिबल वोटर्स हैं, जिसकी भी जो भी एक सर्टेन एज लिमिट रखी जाती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। प्रजातंत्र में प्रजा अपने जो लोग हैं देश के, वो नेताओं को चुनेगी, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होकर देश का शासन चलाएंगे। देश के अंदर किसी के साथ में किसी जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या फिर रेस के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये भी उनके मन की इच्छा थी। किसी के साथ में किसी का शोषण नहीं हो, देश के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले, मौलिक अधिकार मिले। मौलिक अधिकार की आवश्यकता तब पड़ती है जब देश के अंदर जो सरकार है वो प्रजा के ऊपर इसी तरह का कोई कानून थोपने की कोशिश करे जो कानून देश हित में ना हो, या फिर कोई इंडिविजुअल जो है प्रजा के जो लोग हैं उनको परेशान करे। तो उस दिशा में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो देश के जो प्रजा की मदद करते हैं। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो कानून का सहारा लेकर देश की सर्वोच्च जो अदालत है, मुख्य जो चीफ आपकी सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, सीधा अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है। इसी तरह की और बहुत सारी देश में फेडरल स्ट्रक्चर होगा। सब कुछ बातें हम करने वाले हैं इसी चैप्टर में। ये तो थोड़ा आपके लिए इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1946 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसके
जो मेंबर्स है 300 के लगभग मैंने कहा वो थे, जिनको एक जिम्मेवारी सौंपी गई देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके की फीचर्स क्या क्या रहे उसके बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स है उनका हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं, ठीक है ना। फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से की गई है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बात होगी, और इसी के साथ में फिर लास्ट में हम सेक्युलरिज्म की भी बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, लीजिए मेरे साथ आनंद लीजिए आज के चैप्टर का टॉपिक, द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर हम सबसे पहले फेडरलिज्म की बात करते हैं। देश, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर आज अगर बात करें तो 28 जो स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से देश के अंदर उस पीरियड में भी सोचा गया था कि एक केंद्र सरकार होगी और प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार होगी, या फिर यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन होगा। अब जो केंद्र सरकार है उसको एक बड़े भाई के रूप में माना जाएगा, और जो राज्य सरकारें हैं वो उनके साथ मिलकर काम करेंगी। जैसा कि हम परिवार में देखते हैं, परिवार के सभी मेंबर्स होते हैं और परिवार का एक मुखिया, तो केंद्र सरकार को आप जो परिवार का मुखिया समझ सकते हो, और जो सारे मेंबर्स है वो राज्य जैसे काम करेंगे। यानी कि जो मुखिया की बातों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, लेकिन ये भी है इसके साथ में कि सबकी जो बातों का ध्यान भी रखा जाएगा, सबकी बातें सुनी जाएंगी। तो ये चाहते थे जो फेडरलिज्म है, मतलब जो मिलजुल के जो देश का जो शासन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी नहीं चाहती थी कि देश का शासन चलाया जाए। वो चाहती थी, क्योंकि देश के अंदर विभिन्न अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग उनके माइंडसेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी समस्याएं हैं। तो केंद्र सरकार, जैसा कि आप जानते हो, इतने राज्य में भारत देश है, इतने प्रजा यहाँ की काफी है, पॉपुलेशन काफी है, और साथ में यूनियन टेरिटरीज हैं। इन सबका शासन किसी एक जगह से चलाना मतलब प्रजा के साथ में एक किस्म से अन्याय करना होगा, क्योंकि जो एक जगह से कंट्रोल कर रहा है शासन को, वो सभी की समस्याओं को नहीं जान पाएगा। तो इसके लिए तय किया गया कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो उनको बांट दिया जाएगा, और केंद्र सरकार के पास में ऐसी जो शक्तियां होंगी, ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो नेशनल इंटरेस्ट के होंगे। अब आपसे अगर हम बात करें तो आप चाहेंगे क्या कि किसी राज्य के पास में डिफेंस हो, फौज किसी राज्य के पास हो, या आप चाहें कि कोई राज्य जो करेंसी बनाना है, आपकी जो करेंसी है रुपीस, वो बनाने की जिम्मेवारी हर राज्य के पास में हो। तो इस तरह के जो मामले, रेलवे है, कोई राज्य संभाल सकता है क्या रेलवे को, या फिर दूसरे देशों से जो संबंध है वो कोई एक राज्य के पास में दे सकता है ऐसी शक्तियां। तो ये सारी शक्तियां जो देश के हित की हैं वो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में वो केंद्र सरकार के पास रखी, और जो प्रजा के भलाई के लिए कुछ काम करने वाले होते हैं वो सारी की सारी शक्तियां हमने राज्य सरकार के पास में दे दी, ठीक है। इस तरह से शासन की व्यवस्था की, और इसी शासन को हम फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। मिलजुल के जो देश का शासन है वो बांट दिया गया है। एक केंद्र सरकार का शासन हो गया, फिर हर स्टेट में राज्य सरकारें होंगी, और राज्य सरकारों के साथ में भी पंचायती राज सिस्टम काम करेगा, क्योंकि राज्य में जो चंडीगढ़ में बैठा हुआ, अगर हम हरियाणा की बात करें तो वो भी पूरे हरियाणा का शासन नहीं कर सकते। हमने चाहा कि जो हर गांव में पंचायत हो, वो अपने गांव की कुछ शक्तियां उसके पास में हो, कुछ इंप्रूवमेंट के काम कर सके, कुछ शक्तियां सरपंच के पास, पंचायत के पास हो। तो इस तरह से जो काम करने का जो सिस्टम है उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
हम देश के अंदर जो संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब संसदीय शासन व्यवस्था रखना चाहते थे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको वर्णन किया, इसका रेफरेंस दिया। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको आप एक चुनाव के थ्रू वो जनता के सामने जाएंगे, जनता जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर किसी राज्य में कहें कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से जनता, जो एक एलिजिबल वोटर, जो आज के दिन जो एक वोटर के लिए जैसे 18 साल से ऊपर सभी को हमने वोट डालने का अधिकार दिया है। इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है, भेदभाव इन द सेंस हम बात कर सकते हैं कि ना किसी के कास्ट के ऊपर, ना किसी क्रीड के ऊपर, ना रिलीजियन के आधार पर, सबको बराबर दोज हु अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स विल गेट द राइट टू वोट। एडल्ट सफराज के नाम से जानते हैं इसको। सबको जो एक एज मिलने के बाद में, पूरा करने के बाद सबको वोट डालने का अधिकार और चुने जाने का भी अधिकार। आप जिसकी एज 25 ईयर्स से ऊपर हो जाती है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस में चुनकर जाकर अपने जनता का प्रतिनिधि बनता है और वो जाकर जनता के लिए कानून का निर्माण करता है, जनता की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, जिसमें आप प्रजा जो है अपने प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है और ये रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया दे गवर्न, दे मेक द लेजिस्लेशंस, कानून बनाते हैं, कानून को लागू किया जाता है। ये सारा कार्य किसके पास है, किस तरह से करते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आप अगर केंद्र सरकार के पास देखो तो दो तरह की हो गए, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को मिला के हम पार्लियामेंट बोलते हैं। ऐसे ही हर स्टेट में विधानसभा है जो एक वहां की स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए काम करती है। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो नहीं चाहते थे कि जो शक्तियों को लेकर किसी तरह का आपस में जो ऑर्गन्स है, जो सरकार के अंग हैं, उनके बीच में किसी तरह का वाद विवाद हो। तो इसी को ध्यान में रखे उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही सबकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उनका काम क्या होगा, जिनको हम जनता चुन के भेजती है, लेजिस्लेचर्स, वो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो देश के विधायिका के रूप में काम करेंगे। वो कानून बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास में होगी। ठीक है, और इसी तरह से एग्जीक्यूटिव्स होंगे, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो कानून एक लेजिस्लेचर, विधायिका बनाई जाएंगी, विधायिका जो कानून बनाएगी उनको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव्स के पास में होगा। ये स्मॉल ग्रुप में होंगे। जो सरकार होगी, सरकार के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री हैं, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिनके मुखिया प्राइम मिनिस्टर है, वो जो काम करते हैं एग्जीक्यूटिव्स के रूप में करते हैं। यानी कि जो देश का कानून, हम बोल सकते हैं कि कानून बनाने की जो शक्ति पार्लियामेंट के पास है, लोकसभा के पास, लेकिन हकीकत में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ही कानून बनाते हैं और लागू करने की जो शक्ति है उन्हीं के पास में। लेकिन इनकी जो पावर है उसके ऊपर कंट्रोल काफी विधायिका का रहता है। वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो देश की प्रजा नहीं चाहती, क्योंकि वो पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो लेजिस्लेचर्स के ही सदस्य होते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्य होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये अपने कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के। तो इसका मतलब इनका कंट्रोल, जो इनके ऊपर कंट्रोल लेजिस्लेचर्स का रहता है, विधायकों का रहता है, या नेशनल लेवल पे देखो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इनके ऊपर, एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर प्रेशर रहता है, वो इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करते जिनके लिए उनकी जो है, बात करें कि लोकसभा के अंदर हालत किरकिरी हो, जवाब ना दे पाए। तो इस तरह से वो आपस में सेपरेशन ऑफ पावर है और बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। एक दूसरे की, एक तो पावर का विभाजन है, किसको क्या काम कर रहे हैं। जैसे लेजिस्लेचर का काम कानून को बनाना है, एग्जीक्यूटिव्स का कानून को लागू करना है। तो ये अलग अलग पावर है, साथ में एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण भी रख रहे हैं। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव्स या लेजिस्लेचर ऐसा कोई कानून बनाएगी जो प्रजा के अगेंस्ट में होगा, प्रजा के हित के अगेंस्ट में,
तो जुडिशरी है, जो देश के अपने न्यायालय हैं, वो जो कोर्ट सिस्टम है, वो उसकी एक जुडिशियल रिव्यू करके देखेगा कि भाई ऐसा कानून तो नहीं है जो देश की प्रजा के अगेंस्ट में जा रहा हो, तो ऐसे कानून को देश में लागू नहीं करने देंगे हमारे न्यायाधीश, ठीक है ना। तो आपस में एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल बना के रखते हैं, बैलेंस बना रहता है। कोई ऐसा देश में कानून नहीं बना सकते जो प्रजा के अगेंस्ट हो। लेजिस्लेचर्स का काम कानून बनाना, समझ गए, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करना, जुडिशरी देश में न्यायिक व्यवस्था देना, ऐसा कोई ये काम करते हैं तो जिसको फिर ये देखते हैं कि ये काम देश हित में है या नहीं, या फिर प्रजा की तरफ से कोई इस तरह के केसेस होते हैं तो उनके न्याय सुनाना जुडिशरी का काम है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेटा? किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, बात कर लेते हैं बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो, किसी भी देश के अंदर यह स्वाभाविक है, देश की सरकार के पास में काफी शक्तियां होती है। अगर सरकार के ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूशन से कोई नियंत्रण ना रखें तो जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो देश के सरकार जो भी चला रहा है किसी भी देश में हो, अगर उनके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो तो वो अपनी मन मर्जी चलाएंगे और जो विपक्ष के जो दूसरे पार्टी के सदस्य हैं उनको अरेस्ट कर लेंगे, किसी के ऊपर कोई धाराएं लगा देंगे, किसी को हर तरह की आजादी मतलब छीनने का डर रहता है सरकार के द्वारा, या फिर कोई इंडिविजुअल भी परेशान कर सकते हैं प्रजा को। ऐसे आपने सुना होगा कुछ माफिया लोग रहते हैं बदमाश। तो इस तरह के प्रचलन को कंट्रोल करने के लिए देश में कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक की एक सीमा दी गई है, किस सीमा से उस सीमा को लांघ कर कोई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, सरकार की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, कोई भी उस सीमा से बाहर काम नहीं कर सकते। तो ये अगर ऐसा कौन कौन से हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मौलिक अधिकार, अगर इनका मौलिक अधिकार मतलब वो सारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स वो सभी अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार है जो एक इंसान के जीने के लिए, एक इंसान को एक सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है। वो अपने विचारों को प्रजा के सामने रखे, दूसरों के साथ बोल पाए, अपने देश में कभी भी कहीं पर घूम पाए, साथ ही साथ उसको अपना कोई जो धर्म है उसके अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता हो। और कुछ ऐसे अधिकार भी हैं कि किसी के साथ रंग के आधार पर या फिर कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो उनका प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मौलिक अधिकार है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो हमारा माननीय उच्च न्यायालय इस बात का ख्याल रखेगा, ध्यान देगा और उस समस्या का हल करेगा। ठीक है, अब हम एक एक मौलिक अधिकार को उठा के देख लेते हैं। बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, कि इन आंखों मतलब कहें कि देश की जो कानून के सामने एवरीबॉडी इज इक्वल, किसी तरह का देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, सेक्स, यानी कि किसी भी आधार के ऊपर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जनता के जो हर लोग जो है देश के वो बराबर हैं, सबको बराबर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे उनकी योग्यता के अनुसार। सब किसी को कहीं पे मंदिर में, मस्जिद जाने के लिए किसी को मनाही नहीं कर सकते, किसी के धर्म के आधार पर कोई रोक भेदभाव नहीं होगा। ये सारा राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार बात करता है इसके बारे में। इसी के साथ राइट टू फ्रीडम जो है, आजादी का अधिकार आपको बोलता है कि आपको आजादी है, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई और संगोष्ठी बना सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हो, आपको जो है प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, आप मीडिया के सामने अपने स्टेटमेंट दे सकते हो, सरकार का काम करने का जो तरीका अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो उसके अगेंस्ट में अपने व्यूज दे सकते हो। साथ ही कुछ एक्सेप्शन है, आपको आजादी है देश के अंदर कहीं भी घूमने की,
लेकिन कुछ जैसे मिलिट्री एरिया है या फिर कोई ऐसा एक क्षेत्र जहां पर कोई बीमारी फैली है, पेंडेमिक्स है जैसे अभी कोविड-19, तो उस क्षेत्र में नहीं जा सकते। या फिर आप कोई ग्रुप बनाते हो तो कहीं पर धाराएं लगी हैं, मतलब सरकार ने वहां पे कोई इंटरनल डिस्टरबेंस है, तो वहां पर आप जाकर अपने विचार नहीं रख सकते। या देश के खिलाफ कोई ऐसा विचार नहीं रख सकते जिससे माननीय उच्च न्यायालय के खिलाफ ऐसा कोई उनकी अवमानना ना हो, इज्जत का ख्याल रखा जाए। ये सब ध्यान रखते हुए आपको बाकी सारी आजादी है, ठीक है ना। अपनी आजादी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच का अपने इस्तेमाल करना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना होगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। जो देश में फिक्स लेबर वेज रखा, वेज यानी कि पर डे आप किसी से 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं लेना है और काम कराने के लिए उसको मजदूरी देना होगा। ह्यूमन का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, जैसे सामान का बेचना होता ना, ऐसे ह्यूमन बीइंग को, इंसान का बेचने का काम नहीं हो सकता। फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते आप, ठीक है ना, ये मौलिक अधिकार है। किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते अगर उसकी इच्छा नहीं है। तो ऐसा कुछ होता है तो फिर उसका क्या किया जा सकता है, हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, शोषण के विरुद्ध आपको सभी अधिकार मिले हुए हैं। इसी तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके पास में है, कि आपको कोई भी धर्म अपनाने की आजादी है। किसी धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना सकते हो, कि जो आपको अच्छा लगे, मंदिर जाना चाहे, मस्जिद जाना चाहे, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हो। साथ ही के साथ ये ध्यान रखना होगा कि जो आप किसी को जबरदस्ती फोर्स करके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, रिलीजियन कन्वर्जन नहीं करा सकते, ठीक है ना। किसी की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस नहीं पहुंचा सकते। ऐसे किसी धर्म के अगेंस्ट में आप कुछ नहीं बोल सकते। किसी की धार्मिक जो जगह बनी हुई है, मंदिर मस्जिद, उनका भी रिस्पेक्ट बना रहे, वो सब ध्यान रखते हुए आप अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ही बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये माइनॉरिटी के अधिकार हैं। देखो, देश के अंदर हर क्षेत्र में आपने देखा होगा किसी धर्म के लोग किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में ज्यादा है तो दूसरी तरफ कहीं पर कम है। तो इसी तरह से जो ज्यादा है, ऐसा ना हो कि कम जो लोग हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनका एजुकेशन, उनके जो कल्चरल राइट्स है, उनकी संस्कृति को वो बना के रखना चाहते हैं। सपोज करो कोई सिख है, वो पंजाब में तो बहुत है सिख, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करो कि वो केरल में हो सकता है सिख कम हो, वहां पे दूसरी जो रिलीजन के लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर जो सिख हैं वो अपनी भाषा को, अपनी लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पे या फिर एजुकेशनल आधार पे माइनॉरिटी होंगे वो, और वो अपनी कोई एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन, संस्था खोल सकते हैं, ठीक है ना, अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो उनमें सरकार या फिर कोई दूसरा ग्रुप बाधा नहीं डालेगा। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन समझ गए। इसके साथ में कल्चरल एजुकेशनल राइट्स की बात हो गई बेटा। अब बात कर लेते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की, कि ये सारी बात तो हमने की, ये सारे अधिकार आपको दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अगर इनमें से अधिकारों का वायलेशन होगा, कोई किसी के अधिकार को छीनता है, इक्वलिटी किसी के साथ में नहीं बरती जाती है, कोई को स्पीच देने से पहले अरेस्ट कर लिया जाता है, या फिर किसी का शोषण होता है, या फिर धर्म की आजादी नहीं है, या फिर किसी को माइनॉरिटी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या उसके कल्चर को बचाने के लिए जो प्रयास करते हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करें, कहां जाएं? इसके बारे में ये आपका जो सबसे लास्ट में अधिकार दिया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया है बेटा, अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, वो सीधा एक रिट, एक रिक्वेस्ट, एक अपील आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो विचारार्थ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके ऊपर विचार करेंगे। अगर उनको लगेगा कि जो आपकी बात है उसमें दम है, आपका एविडेंस आप इस तरह के देते हो,
तो आपके अधिकारों को बचाने की 100% कोशिश हो। साथ ही साथ इसके साथ में आप जो हाई कोर्ट है, हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है, उसमें भी जाके आप रख सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट में आपका वो जो आर्टिकल 32 बोलता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट भी आपको मना नहीं करेगा, आप जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम का जो निपटारा होगा, लेकिन आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। इसका कहने का मतलब सबसे जो बड़ा न्यायालय है वहां पर आपकी सुनवाई हो सकती है, और इससे बड़ी बात क्या है। फिर लास्ट में आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं कि ये सेक्युलरिज्म क्या है, ठीक है ना, एक बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, अगर मैं दिखा पाया तो ये हम लास्ट में जो है, एक सेकेंड, ये सेक्युलरिज्म के जो देश के अंदर किसी के साथ में यहां पर अपने देश का, इनफैक्ट अपने देश के अंदर जो देश की सरकार है या हमारा नेशन किसी पार्टिकुलर एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। देश के अंदर सब धर्मों का बराबरी की नजर से देखा जाता है। किसी धर्म के लिए ज्यादा या किसी धर्म के को सपोर्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप पाकिस्तान के बारे में सुनोगे कि वो पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है ना, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ही उस धर्म के आधार पर वो देश है। तो बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके साथ अत्याचार होते हैं। जैसे आपने सुना होगा देश के अंदर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी भारत में इसलिए लेके आए क्योंकि वो जो हिंदू लोग वहां पर रह रहे हैं, माइनॉरिटीज में, उनके साथ में मुस्लिम लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो हमारे देश में यहाँ पर जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। सरकार की नजरों में सब बराबर हैं। अगर किसी के साथ में कुछ ऐसा होता है तो फिर अपने सुप्रीम कोर्ट की जो शरण ले सकता है। तो इसी के साथ में बेटा हम आज ये पूरा सब कर पाए। फिर दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।